2013 में भारत में 29% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, लेकिन आज ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 11% पे रह गया है। सुनने में वाकई ये शानदार लगता है, लेकिन क्या इस 18% की कमी के पीछे असली फायदा जनता का हुआ या मिडिलमैन का? और क्या ये 18% की कमी वाकई में गरीबी हटाने की कहानी बताती है या गरीबी सिर्फ कागजों पर ही हटी है? क्योंकि भारत में कुछ लोगों के लिए गरीबी एक बड़ा बिजनेस है और भारत के लोगों की गरीबी दूर हो ना हो, ये लोग हर साल इस गरीबी के बिजनेस से करोड़ों कमाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन वेलफेयर कंपनीज की और उन बिचौलियों की जिन्हें गवर्नमेंट जिम्मेवारी देती है सब्सिडीज और बाकी सुविधाएं बांटने की, जैसे इंश्योरर, टीपीएस, हॉस्पिटल चेन, राशन डिपोज, हाउसिंग प्रोजेक्ट पार्टनर्स और एजुकेशनल कंपनीज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ में। और आज हम बात करेंगे भारत में गरीबी हटाओ के बिजनेस से सच में अमीर कौन बन रहा है। हो सकता है इन प्राइवेट कंपनी या बिचौलियों को आज का हमारा टॉपिक पसंद ना आए, लेकिन ये पूरा टॉपिक इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि मैंने इसके सभी डेटा सोर्सेज को इन रेफरेंसेस में डाल दिया है, जहां पर आप इसे रोककर पढ़ सकते हैं और डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये ग्राफ भारत में कम होती गरीबी को दिखा रहा है, जो आज 11% पर पहुंच गया है। मतलब सिर्फ 11% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे बचे हैं। लेकिन रुकिए, इसमें शायद कुछ झोल है, क्योंकि भारत की सरकारें गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को ही अपनी संख्या से बाहर कर दे रही हैं। 1973-74 से 1993-94 तक गरीबी को मेजर करने का पैमाना लाकड़ा वाला मेथोडोलॉजी था, लेकिन 1993-94 के बाद तेंदुलकर मेथोडोलॉजी से इसे मेजर किया जाने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है, 2011-12 में 896 रुपए प्रति माह कमाने वाले को गांव में गरीब कहा जाता था और 1100 रुपए प्रति माह कमाने वाले को शहरों में गरीब कहा जाता था। मतलब 9600 रुपए से 13,000 रुपए तक कमाने वाला इंसान सिर्फ गरीब कहलाता था। आज मैं आपके लिए ये कैलकुलेशन और सिंपल कर देता हूं। 2025 में इसको अगर हम इन्फ्लेशन के साथ कैलकुलेट करें तो ये बनता है 1600 रुपए प्रति माह गांव के लिए और 1900 रुपए प्रति माह शहरों के लिए। मतलब 24,000 रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो खुश हो जाइए, आप अमीर हैं। और ये कैलकुलेशंस हमें इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि 2013 के बाद भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मेथड अप्लाई किया गया है, जहां पर आपको अब ये पता लगाना भी मुश्किल है कि आप गरीब हैं या अमीर। अब टोटल 12 पैमानों पर ये मेजर किया जाता है कि आप गरीब हैं या नहीं। मतलब आपसे गरीब होने का हक भी छीना जा रहा है। आइए भारत की इस गरीबी को कुछ दूसरे देशों से कंपेयर करके देखते हैं। भारत में 2,000 रुपए प्रति मंथ कमाने वाले को गरीब का दर्जा दिया जा रहा है, मतलब 24,000 रुपए सालाना। इतने पैसों में तो शायद बेसिक रिक्वायरमेंट्स का जीएसटी भी पूरा नहीं होता है। वहीं अमेरिका में $31,000 पर ईयर कमाने वाले को गरीब की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 26 लाख रुपए प्रति वर्ष। वहीं भारत में यह पैमाना सिर्फ 24,000 रुपए है। मतलब भारत और अमेरिका में गरीबी का पैमाना 100 गुना से भी ज्यादा है। मैं जानता हूं ये भारत और अमेरिका का कंपैरिजन शायद उतना सटीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग शायद बहुत ज़्यादा है। आइए कुछ चीज़ों को कंपेयर करते हैं भारत और अमेरिका में। आज मैं मैकडोनल्ड्स के बिग मील की बात करूं तो अमेरिका में इसका प्राइस है $8.5, वहीं भारत में इसका प्राइस है $6.5। तो मतलब 1.5 टाइम अप्रोक्सीमेटली ये डिफरेंस है। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो भारत में गरीबी का पैमाना है और यूएसए में गरीबी का पैमाना है, उसमें 100 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। और फिर हमारी सरकारें पूछती हैं कि भारत के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, क्यों भारत के लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों में जाकर रहना पसंद करते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक भारत सरकार का गरीबों के प्रति रवैये को लेकर नहीं है, बल्कि उन करोड़पतियों को लेकर है जो इस गरीबी हटाओ के बिजनेस से हर साल करोड़ों कमा रहे हैं। भारत सरकार में 1973-74 में 55% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो आंकड़ा आज 11% पर आ पहुंचा है, जिसके लिए सरकारों ने बहुत पैसा खर्चा है। 2023-24 की बात की जाए तो 23.5 लाख करोड़ रुपए वेलफेयर में खर्चे गए,
जो भारतीय जीडीपी का करीबन 7% है। तो क्या ये पैसा एक्चुअल बेनिफिशियरी तक पहुंचता है या बिचौलिए इससे कमाकर करोड़पति बन जाते हैं? लेकिन इस करोड़पति के बिजनेस को समझना इतना आसान नहीं है और ये कंपनियां भी नहीं चाहती कि आम लोग इस बिजनेस को समझें। तो आज हम 4 केस स्टडीज की बात करेंगे और इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। पहली केस स्टडी होगी हेल्थ केयर को लेकर, जहां पे इंश्योरर, टीपीएस, हॉस्पिटल चेन और डायलिसिस सेंटर की बात करेंगे। दूसरी केस स्टडी होगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर, मतलब हम राशन डिपोज की बात करेंगे। तीसरी केस स्टडी होगी हाउसिंग पार्टनर्स को लेकर और चौथी केस स्टडी होगी एजुकेशन पार्टनर्स को लेकर। आइए बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की। जब मोदी जी ने टीवी पर आकर कहा था गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की गारंटी है, तो दिल खुश हो गया था। लेकिन इस इलाज से असली इलाज किसका हो रहा है? मरीजों का या उन कंपनियों का जो बीच में बैठकर करोड़ों कमाती हैं? आयुष्मान भारत को सितंबर 2018 में शुरू किया गया था और गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 9.2 करोड़ क्लेम अभी तक सेटल किए गए हैं, जिसमें टोटल 1.29 लाख करोड़ रुपीस यूज हुआ है। जब इतना बड़ा पैसा सिस्टम से गुजरता है तो गरीब लोग आयुष्मान बने ना बने, कुछ करोड़पति लाभुष्मान जरूर बन जाते हैं। आइए इस इकोसिस्टम के असली विजेताओं से मिलते हैं, मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से। मेडिअसिस्ट इंडिया जो एक नामी कंपनी है इस फील्ड में, उसका 2025 में रेवेन्यू रहा करीबन 750 करोड़। एमडी इंडिया जिसका रेवेन्यू 2025 में रहा 350 करोड़। वाइडल हेल्थ जिसका रेवेन्यू रहा 200 करोड़। मतलब सिर्फ क्लेम समझने और देखने के ये कंपनियां हजारों करोड़ कमा रही हैं। आइए इस इकोसिस्टम के दूसरे विजेता से मिलते हैं, मतलब डायलिसिस सेंटर्स। भारत सरकार ने डायलिसिस को फ्री करने के लिए कुछ स्कीम्स लागू की हैं, जिसमें कुछ कंपनियां करोड़ों बना रही हैं, जैसे नेफ्रोप्लस जिसका 2025 रेवेन्यू रहा करीबन 750 करोड़ रुपए। दूसरी कंपनी का नाम है एपेक्स किडनी जिसका रेवेन्यू रहा 130 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत पर 2024 में 7200 करोड़ रुपए खर्चे, वहीं 2025 का बजट रहा 9400 करोड़ रुपए। और हॉस्पिटल्स इतना बड़ा बजट देखकर कहते हैं जब सरकार का दिल इतना बड़ा है तो हमारा बिल भी बड़ा होना चाहिए। और ये तो बात थी लेजिट बिजनेस की। आइए इस पूरे इकोसिस्टम के फेक क्लेम्स की बात करते हैं। 2023 से 25 तक 4.5 लाख फर्जी क्लेम्स को पकड़ा गया, जिनकी कुल राशि थी 650 करोड़ रुपए और 3100 हॉस्पिटल से भी ज्यादा को ब्लैकलिस्टेड किया गया। कुछ हॉस्पिटल ने तो एक मरीज 2 क्लेम, फर्जी सर्जरीज और यहां तक कि मरे हुए लोगों के क्लेम भी दिखाए। यहां हॉस्पिटल्स में चमत्कार होते हैं, कुछ मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ क्लेम फॉर्म्स में। और ये तो बात थी लेजिट बिजनेस की। आइए इस पूरे इकोसिस्टम के फेक क्लेम्स की बात करते हैं। 2023 से 25 तक 4.5 लाख फर्जी क्लेम्स को पकड़ा गया, जिनकी कुल राशि थी 650 करोड़ रुपए और 3100 हॉस्पिटल से भी ज्यादा को ब्लैकलिस्टेड किया गया। कुछ हॉस्पिटल ने तो एक मरीज 2 क्लेम, फर्जी सर्जरीज और यहां तक कि मरे हुए लोगों के क्लेम भी दिखाए। यहां हॉस्पिटल्स में चमत्कार होते हैं, कुछ मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ क्लेम फॉर्म्स में। आइए कुछ विक्टिम स्टोरीज की बात करते हैं। 24 दिसंबर 2025 बेंगलुरु में 72 साल के एक कैंसर पेशेंट को आयुष्मान भारत का क्लेम मिलना चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल ने उसे देने से इनकार कर दिया। वहीं टीपीए कंपनी का कहना था कि डॉक्यूमेंट मिसिंग के कारण उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कुछ दिनों बाद वो मृत पाए जाते हैं और उनके बेटे का कहना था कि उनके पापा की डेथ इलाज के कारण नहीं, फॉर्म्स के कारण हुई है। वहीं हरियाणा जैसे स्टेट में कुछ हॉस्पिटल्स ने सरकार की तरफ ये ड्यूज पेंडिंग होने के कारण आयुष्मान भारत के कार्ड को लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कोई बीमार हो तो हो, क्लेम पहले सेटल होना चाहिए। आइए दूसरी केस स्टडी की बात करते हैं, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब राशन डिपोज। दोस्तों, जब सरकारें कहती हैं कि सस्ता अनाज मिलेगा और भूख का अंत कर दिया जाएगा, लेकिन असली सवाल ये है क्या भूख का सच में अंत हो रहा है या भूख से बड़ा बिजनेस बनाया जा रहा है? भारत में 80 करोड़ लोग पीडीएस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सालाना खर्च आता है 2.5 लाख करोड़ रुपए।
लेकिन कुछ डीलर्स और बिचौलिए यहाँ पर फूड सिक्योरिटी से ज़्यादा अपने फंड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मिडिलमैन कौन है? ई-पोस्ट कंपनीज, बायोमेट्रिक कंपनीज, लॉजिस्टिक कंपनीज, वेयरहाउस कंपनीज, ये सभी मिलकर साल में करोड़ों कमाती है। बात किया जाए IDBI इंडिया की, जिसका 2025 का रेवेन्यू रहा 2050 करोड़। वहीं दूसरी बायोमेट्रिक कंपनीज और वेयरहाउसिंग कंपनीज भी साल में करोड़ों कमाती है। लेकिन ये भूख यहीं तक शांत नहीं होती है। इस सिस्टम में बहुत सारे लीकेजेस हैं जहां पर पैसा फ्लो करता है। बात की जाए कुछ फ्रॉड्स की, तो उत्तर प्रदेश में 2024 में 1.86 लाख फेक ट्रांजैक्शन पकड़े गए, जिसमें लगभग 30 करोड़ का राशन खुले बाजार में बेचा गया। छत्तीसगढ़ में 2013 से 2016 के बीच 2700 करोड़ रुपए का PDS घोटाला हुआ। पश्चिम बंगाल में 2024 में ईडी ने बताया लगभग 30% PDS का अनाज बाजार में बेच दिया गया। गुजरात पुलिस ने 1100 नकली फिंगरप्रिंट कास्ट बरामद किए ताकि मशीनों में भूतिया अंगूठा लगाकर भी राशन लिया जा सके। आइए अब एक विक्टिम स्टोरी की बात करते हैं। झारखंड में 2017 में 11 साल की संतोष कुमारी की मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु भूख से हो जाती है और राशन डिपो का कहना था कि उनका आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से लिंक नहीं हो पाया। सिस्टम ने कहा ऑथराइजेशन फेल। मतलब डिजिटल इंडिया का जादू चल रहा है और अगर नेटवर्क नहीं चला तो आपको रोटी नहीं मिलेगी। तीसरी केस स्टडीज की बात करते हैं, जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट, मतलब रीडेवलपमेंट। गवर्नमेंट हर साल गरीबों को वादा करती है कि हर गरीब को उसका सपनों का घर मिलेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 3.3 करोड़ लोगों को उनके सपनों का घर दिया जा चुका है, जिसमें 80,000 करोड़ रुपया खर्चा गया है। लेकिन असली जन्नत वहां दिखती है जब सरकारी जमीन होती है और डेवलपमेंट प्राइवेट पार्टीज करते हैं। तो मतलब असल में जन्नत प्राइवेट पार्टीज करते हैं, जो प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं। ऐसी ही कुछ कंपनियों के नाम हैं ओबरॉय रियलिटी, जिनका 2024 का रेवेन्यू रहा 4800 करोड़ रुपए। और कुछ कंपनियां हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा डेवलपर्स, मतलब जहां पर गरीबों को घर देने के बहाने ये कंपनियों के मालिक ऐशो आराम के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम में काफी लूप होल्स हैं। या तो बिल्डर घर बनाते ही नहीं हैं, या बनाते हैं तो उन्हें 8 से 10 साल तक डिले कर दिया जाता है, या घरों को आवंटित करने के लिए कुछ बड़े नेता अपने रिश्तेदारों को घरों को दे देते हैं, जो इन्हें किराए पर देकर एक मोटी रकम कमा रहे होते हैं। ऐसा ही एक केस स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग मुंबई में दर्ज किया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपर्स को एक नोटिस भेजा, जिसमें डेवलपर्स पर गलत जानकारी होने का केस दर्ज किया गया। डेवलपर्स ने यहां पर दिखाया था कि वहां पर जमीन पर 8 से 10 साल पहले ही घर बन चुके हैं और लोग रह रहे हैं, लेकिन असल में वहां पर सिर्फ खाली जमीन थी और लोग किराए के मकानों में रहने के लिए मजबूर थे। दोस्तों, चौथी केस स्टडी की बात करते हैं, मतलब एजुकेशन की। हर साल सरकारें कहती हैं कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन क्या इन लाखों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या उनके नाम पर सिर्फ फॉर्म ही भरे जा रहे हैं? लाखों बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप योजना से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी बिचौलिए इन्वॉल्व हैं, जो ये तय करते हैं कि किस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी या किसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी कंपनियाँ हैं जो करोड़ों कमा जाती है, जैसे एपटेक, स्किल इंडिया और बाकी कंपनीज। एपटेक कंपनीज ने 2024 में 450 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अब एजुकेशन में इन्वॉल्व कुछ लूप होल्स की बात करते हैं। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने पाया कि 25.5 लाख स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में से 6.5 लाख फर्जी थे। यूपी में 25 करोड़ का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला हुआ। स्कूलों ने मृत या गैर मौजूद छात्रों के नाम पर पैसा लिया। सीतापुर में 14 कर्मचारियों पर 48 लाख रुपए का केस दर्ज हुआ। कहीं बैंक अकाउंट नकली, कहीं पर इंस्टीट्यूट ही घोस्ट स्कूल। सरकारी डेटा कहता है कि हर 100 रुपए में से 20 रुपए गलत हाथ में जा रहा है। आइए अब एक विक्टिम स्टोरी की बात करते हैं। 2024 में कनाडा में पढ़ रही एक छात्रा को उनका कॉलेज छोड़कर वापस इंडिया आना पड़ता है। उनका कहना था कि
कि उनका स्टाइफंड महीनों अटका रहा, जिसके कारण वो कॉलेज की फीस नहीं पे कर पाई और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें कॉलेज की एजुकेशन ने नहीं हराया, बल्कि स्कीमों के डिले ने हरा दिया। एपटेक और NIIT जैसी कंपनियां ये सर्टिफिकेट बेचकर करोड़ों कमा रही है, लेकिन स्टूडेंट असली स्कॉलरशिप पाने में अब भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी बजट करीबन 2800 करोड़ रुपए का है, लेकिन ये पैसा स्टूडेंट्स के अकाउंट में न जाकर प्रोसेस के अकाउंट में ही अटक जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी बहस ये है, क्या प्राइवेट बुरा है या सरकारी बुरा है? आइए एक बैलेंस टेक पर इसको समझते हैं। बात यहाँ पर प्राइवेट या सरकारी की नहीं है, क्योंकि सरकारें भी मानती है कि प्राइवेट कंपनी उनसे ज़्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए ये सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनीज को दिए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को देने के बाद ना इन पर ट्रैकिंग करती है, ना इनकी क्वालिटी पर ध्यान रखा जाता है और ओवर आउटसोर्सिंग कर दिया जाता है, जिस पर रिलायंस सिर्फ प्राइवेट पार्टीज पर बढ़ जाती है और ये अपनी हकों का गलत इस्तेमाल करते हैं और पूरे प्रोसेस में सिर्फ पैसे पर ध्यान दिया जाता है। तो आज जरूरत है कि सरकारें इन सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच का यूज करें, जिससे लाभ लाभार्थी तक पहुंच पाए और बीच में ये बिचौलिए अपना पैसा ना कमा पाएं। उम्मीद करता हूं ये शो आपको पसंद आया होगा और ऐसी और इंफॉर्मेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को। धन्यवाद।